डराना धमकाना ये किसी और को करना, ये तुम्हारे डराने से हम डरने वाले नहीं है। हम तुमको तुम्हारी हैसियत दिखाएंगे। फ़हीम खान उसमें शामिल है क्योंकि उसने स्प्रेड किया था और एक तरीके से उसने अपील की थी कि वायलेंस होना चाहिए। कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। एक अफवा अशी पसरवली गेली की सकाळच्या आंदोलनात जी प्रतिकात्मक कबर जाळली त्याच्या कापडावर धार्मिक मजकूर होता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज किन 3 खबरों को आपके लिए लेकर आई हूं जिन पर आज महाभारत करने जा रही हूं। दिल्ली में यार, पंजाब में अत्याचार। ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि जिन किसानों के साथ अरविंद केजरीवाल की पार्टी और मैं कहूं पूरा विपक्ष साथ खड़ा था दिल्ली में और नरेंद्र मोदी को कह रहे थे कि ये किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं, किसानों के सगे नहीं है, आज उन्हीं किसानों पर पंजाब में लाठियां भांजी जा रही हैं, बुलडोजर दौड़ाया जा रहा है। आज महाभारत में सवाल ये पूछ रही हूं कि दिल्ली में तो किसानों के साथ थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन वहां पंजाब में विपक्ष मौन क्यों है जब किसानों पर लाठियां चल रही हैं? यानी दिल्ली में यार है, पंजाब में अत्याचार है और विपक्ष इस पर मौन है। विपक्ष क्या अपनी चुप्पी इस पर तोड़ेगा? नरेंद्र मोदी को विलेन बनाने वाला विपक्ष क्या पंजाब पर कुछ महसूस नहीं कर रहा है? आज महाभारत इसी पर कर रही हूं क्योंकि पंजाब में किसान खदेड़े जा रहे हैं, उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इस पर महाभारत करूंगी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर जो आज महाभारत में ले रही हूं कि नागपुर में जो हिंसा हुई है उसकी तस्वीरें आपने देखी, कैसे भीड़ इकट्ठा हुई, कैसे गाड़ियां जलाई गई, किस तरह से हिंसा पर उतारू औरंगजेब को अपना मसीहा भी बताते, नारे लगाते नजर आए। लेकिन आज बताऊंगी कि इसका पाकिस्तान और बांग्लादेश कनेक्शन है क्या, किस तरह से पुलिस की टीम इसी कनेक्शन को खंगाल रही है और इसी लाइन पर कैसे अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट लीड्स हैं आज वो भी बताऊंगी। एक नया वीडियो आया है, थोड़ी देर में आपको वो दिखाने वाली हूं, नागपुर हिंसा का नया वीडियो। इसी के साथ महाभारत में आज बात कर रही हूं नागपुर पर झूठ फैलाने वाला अफवाह गैंग कैसे बेपर्दा हो गया है। नागपुर पर कैसे एक झूठ फैलाया गया कि एक चादर जलाई गई जिस पर आयतें लिखी हुई थी। अब ये खुलकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इसका खंडन कर दिया है, बता दिया कि ऐसी कोई चादर नहीं जलाई गई। तो क्यों ना कहें कि जो लोग इस तरह की अफवाह को बल दे रहे थे वो अफवाह गैंग के जरिए इस हिंसा को और बढ़ावा दे रहे थे। मैं उन सियासतदानों से पूछ रही हूं जो इस चादर वाले झूठ को आगे बढ़ा रहे थे, क्यों ना उन्हें इसका अफवाह गैंग कहा जाए। ये वो लोग हैं जो इस आग में और घी डाल रहे थे। आज इस पर बात करूंगी क्योंकि जिनको आप देख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, ये दिल्ली में वक्फ के लिए प्रदर्शन में तो शामिल होते हैं, लेकिन इन्होंने जो बयान दिया ये खुद कह रहे थे कि कैसे आयत वाली चादर जलाई गई, उसका खंडन खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यही सुनवाती। कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहाँ के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे जाकर कंप्लेन किए डीसीपी को कि इसको रुकवाइए। देखिए ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। यानंतर सायंकाळी एक अफवा अशी पसरवली गेली की सकाळच्या आंदोलनात जी प्रतिकात्मक कबर जाळली त्याच्या कापडावर धार्मिक मजकूर होता। अत्तरोड मधील नमाज आटोपून 200 ते 250 चा जमाव हा त्या ठिकाणी तयार झाला आणि नारे देऊ लागला। याच लोकांनी आग लावून टाकू असे हिंसक बोलणे प्रारंभ केल्याने पोलिसांनी त्या ठिकाणी बळाचा वापर केला। तो आपने सुना किस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने इसका खुलकर खंडन किया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि नागपुर में जो हिंसा हुई उसका ऐसा कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी जिसे लेकर ये बयान दिए गए हैं। अब मैं आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाऊं जो आज नागपुर से आई हैं, उससे पहले आपको बता देती हूं कि ये पाकिस्तान बांग्लादेश कनेक्शन आखिर है क्या, ये फहीम का पाकिस्तान बांग्लादेश कनेक्शन क्या है। अब नागपुर हिंसा का जो
एक विदेशी कनेक्शन सामने आया है। मास्टरमाइंड फहीम की आपने तस्वीरें देखी, विदेशी कनेक्शन कैसे सामने आया? ये फहीम विदेशी अकाउंट्स को फॉलो करता था। इनमें कई ऐसे अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान के थे, कई ऐसे अकाउंट्स हैं जो बांग्लादेश के थे। अब इन अकाउंट से लगातार जो भारत में रह रहे लोग हैं उनको धमकियां दी जाती रही हैं। कई अकाउंट से हिंदुस्तानियों को भद्दी भद्दी गालियां दी जाती रही। इन अकाउंट्स को फहीम फॉलो कर रहा था। हिंसा के बाद कई नए अकाउंट्स बनाए गए फहीम द्वारा, और ये अकाउंट सिर्फ दंगा भड़काने के लिए बनाए गए थे। अब नए अकाउंट से कैसे भड़काऊ पोस्ट की गई ये भी आपको बताऊंगी। साइबर सेल गहराई से इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। वो कह रहा है कि इस पूरे मामले में एक विदेशी कनेक्शन है, उसको खुलकर सामने रखेंगे। आपको एक पोस्ट दिखाती हूं, वो पोस्ट जो कि फहीम के अकाउंट पर सामने आई। ये जो आप देख रहे हैं, नवाज खान पठान नाम का एक यूजर है, और इसने क्या लिखा है अपनी पोस्ट पर जो फहीम के अकाउंट से जुड़ी। नवाज ने फेसबुक पर धमकी दिया, इस अकाउंट को फॉलो कर रहा था फहीम, चीखो मत, ये वक्त हमारा है। ये दंगों को लेकर, हिंसा जो हुई है उसे लेकर इस बार सिर्फ अटैक किया है, इस बार सिर्फ अटैक किया है। अब तुम्हारी औरतों को उठाएंगे। अब आप सोचिए कि किस भद्दे तरीके से जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को ये बातें लिखी हैं। अपनी औरतों को तैयार रखना, ये भी कह रहा है, अपनी औरतों को तैयार रखना। ये भद्दी बातें जो नवाज खान पठान ने लिखी है अपने अकाउंट में, इस अकाउंट को फहीम फॉलो करता था। ऐसे कई अकाउंट्स हैं जो भारतीयों को गालियां दे रहे थे, और फहीम क्या इन्हीं से प्रेरणा ले रहा था। इसकी जांच हो रही है। ये फहीम कैसे पहले भी अपने बयानों से एक तरह से लोगों को भड़काता रहा है। एक पुरानी आपको इसका बयान सुना रही हूं, जरा इसे सुन लीजिए। डराना धमकाना ये किसी और को करना, ये जो डराने और धमकाने वाली राजनीति है, ये ठीक है, भाजपा की राजनीति है, लेकिन तुम्हारे डराने से हम डरने वाले नहीं है। हम तुमको तुम्हारी हैसियत दिखाएंगे। डराना धमकाना ये किसी और को करना, ये जो डराने और धमकाने वाली राजनीति है, ये ठीक है, भाजपा की राजनीति है, लेकिन तुम्हारे डराने से हम डरने वाले नहीं है। हम तुमको तुम्हारी हैसियत दिखाएंगे। हम तुमको तुम्हारी हैसियत दिखाएंगे। तो क्या यह हैसियत दिखाने वाला प्लान था जो नागपुर में सामने आया? मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगी कि इस वीडियो को देखें, क्योंकि नागपुर हिंसा मामले में एक नया सीसीटीवी आ गया है। सीसीटीवी में हिंसा की प्लानिंग करते हुए दंगाई दिख रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ सड़क पर ये दंगाई मौजूद है। अब इस तस्वीर को देख लीजिए, ब्रेकिंग रखिए जरा स्क्रीन पर साथ में। ये देखिए, अब जिन लोगों को दंगे के लिए पकड़ा गया वो कैसे एकत्रित हो रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे, ये तस्वीर देखिए जरा। ये अभी जो लेटेस्ट फुटेज सीसीटीवी का सामने आया है उसको आप देख रहे हैं। अब एक एक करके ये भीड़ बढ़ती जाएगी, यानी सबको या तो फोन करके या अफवाह फैलाकर यहां बुलाया गया, सब जुटते चले गए, और फिर इन्होंने किस तरह से हिंसा की आग लगा दी नागपुर शहर में। दूसरी तस्वीर में दिखा दीजिए। ऐसे 2-3 वीडियोस आए हैं जिसमें आपको भीड़ इकट्ठा होती नजर आएगी, और यहीं से ये पूरा मॉब आगे चला, और वहां से जतिन अगर जुड़ गए तो बताइएगा। ये पूरा जो मॉब है ये यहां से आगे बढ़ा। अब मेरे साथ मेरे सहयोगी जतिन जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास पहले जा रही हूं। जरा जतिन बताइए, ये जो तस्वीरें आई हैं, ये सीसीटीवी आया है। अब ये जाहिर है ये जांच का विषय है, लेकिन इसमें कई जगह भीड़ इकट्ठी होती नजर आ रही है। कौन सा इलाका है नागपुर का? बिल्कुल, देखिए ये 3 अलग अलग सीसीटीवी हैं और तीनों एक ही लोकेशन के, और उस लोकेशन पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप ये छत्रपति शिवाजी की मूर्ति देख रहे हैं। इसी जगह से पूरा विवाद शुरू होता है। जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का जो प्रोटेस्ट 17 तारीख को था वो यहीं पर था, और जो सीसीटीवी आप देख रहे हैं वो तकरीबन 4 बजे के आसपास का है। आप गौर से उस सीसीटीवी को देखिए तो आपको ये शिवाजी की जो रेलिंग है वो आपको यहाँ उस सीसीटीवी में नजर आएगी। कुछ पुलिसकर्मी आपको सामने यहाँ पर तैनात नजर आएंगे। जो मूवमेंट है गाड़ियों की वो इस चौक पर हो रही थी, लेकिन गैदरिंग धीरे धीरे करके शुरू हो जाती है, और गैदरिंग होती है। आप ये रोड देखिए, ये रोड सीधा उस जगह पर जाती है जहां पर हिंसा हुई। अब कर्फ्यू लगा है क्योंकि पूरे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। जो सीसीटीवी आप देख रहे हैं, फ्लाईओवर के नीचे तमाम बाइकें खड़ी हुई हैं, वो ये जगह है देखिए जहां पर मैं मौजूद हूं। यही कहीं वो सीसीटीवी है। बड़ी संख्या में जो लोग यहां पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं, बाइकों पे बैठे हुए थे, और यही कारण है कि 4 बजे के आसपास जो गैदरिंग शुरू होती है और वो गैदरिंग हटती नहीं है, और यही कारण है कि उसके बाद से हिंसा हुई। ये आप मस्जिद देख रहे हैं सामने, इसी जगह पर तमाम बाइकें खड़ी हुई थी। उस सीसीटीवी फुटेज में आप साफ तौर पर देखेंगे कि बाइकों से उतरकर लोग नमाज अदा करने इस मस्जिद के अंदर जाते हैं, लेकिन
जब बाहर निकलते हैं तो भीड़ और बढ़ जाती है। 3 अलग अलग फुटेज में इस पूरे इलाके का जो सीसीटीवी है वो देख रहे हैं। आप देखेंगे मस्जिद के सामने आपको सीसीटीवी नजर आ जाएंगे, और जो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं वो इन्हीं शोरूम के जो सीसीटीवी है उनकी फुटेज है। उस बेसिस पर अब पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। सीसीटीवी में आप साफ तौर पर देखेंगे कि लड़के फोन पर बात करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। वो लड़के कौन है, उनकी मंशा क्या थी, वो किसको फोन करके बुला रहे थे, ये सवाल है, और इन्हीं सवालों के जवाब अब पुलिस खंगालने में जुट रही है। इसी सीसीटीवी के आधार पर उन उपद्रवियों के ग्रैब निकाले जा रहे हैं, उनको लेकर जो सर्विलांस है वो किया जा रहा है। लड़के कहां से आए थे, इस मस्जिद के बाहर क्यों इकट्ठा हुए, शिवाजी की मूर्ति के पास क्यों इकट्ठे हुए। उस सीसीटीवी में एक चीज आप और देखेंगे कि पुलिसकर्मी लगातार उनको बोल रहे हैं कि आप लोग पीछे हटिए, यहाँ पर भीड़ इकट्ठी मत कीजिए। लेकिन तस्वीरें उसके बिल्कुल उल्टी थी कि ये जो पूरा रोड था बाइकों से पटा हुआ था, और लोग यहाँ पर खड़े हुए थे, इकट्ठे हो गए थे, बाइकों पे बैठे थे, फोन पर बात कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। किसको लेकर बात कर रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल। और उसके बाद की तस्वीर आपने देखी, ये पूरी रोड जहां पर आगजनी हुई, ये पूरी रोड जहां पर तस्वीरें भी दिखाऊंगी जैसे, क्योंकि उसके बाद जो हुआ नागपुर में वो सबने देखा है। जो भीड़ सड़कों पर है वो वाली तस्वीरें भी जरा अगर चेतन आपके पास हैं तो चला दीजिए, क्योंकि ये भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई और उसके बाद कैसे सड़कों पर पुलिस कर्मियों को भी नहीं छोड़ा है। मैं अपने मेहमानों के पास जा रही हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डीजीपी यूपी विक्रम सिंह जी हैं, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं, एमआईएम के नेता हैं, फराज किदवई साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी, और अतिकुर रहमान साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अजय जी, ये जो सारी खबर अब सामने निकल कर आ रही है, इसमें अब यह भी कहा जा रहा है कि इतने अकाउंट्स ऐसे थे जो पाकिस्तान बांग्लादेश के जो भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे भारतीयों, जो मैंने एक पोस्ट भी चलाया, आपने देखा भी होगा, भद्दी भद्दी गालियां भारतीयों को दे रहे थे। और इन अकाउंट्स को जो लोग फॉलो करते हैं, मुझे हैरानी है उनकी मानसिकता कैसी है। उनकी मानसिकता अगर इस दंगे में तब्दील नहीं होगी तो क्या होगी। घर से औरतों को उठा लेंगे, अगली बार बताता हूं क्या करेंगे आपके साथ। ये सब बांग्लादेश पाकिस्तान से ऐसी पोस्ट से इनको फॉलो कर रहा था ये मास्टरमाइंड फहीम। सुचेता जी, एक बात मैं बताऊं आपके शो के माध्यम से, मैं उस जनता को ये कहना चाहूँगा, इस देश का हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ऐसे ऐसे रोग एलिमेंट्स, ऐसे ऐसे औरंगजेबी सोच वाले लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ नागपुर का मामला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे सोच वाले रोग एलिमेंट्स भरे हुए हैं। इनको आइडेंटिफाई करना है बहुत ज़रूरी है। अगर जिस गंगा जमुनी तहजीब की बात हमारे ये सेकुलर दल वाले आके करने लगते हैं तुरंत ऐसे लोगों को कवर फायर देने के लिए, ये गंगा जमुनी की बात नहीं है, ये तहजीब की बात नहीं है, ये एक विचारधारा है, एक ये मानसिकता है जो दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाना चाहती है। ये इस मानसिकता वालों की खोज करना ज़रूरी है। ये कट्टरता हमें कहीं और नहीं ले जा रही है। और मैं तो कह रहा हूँ नागपुर में दंगे नहीं हुए, एक तरफा हिंसा हुई थी। दंगे तो तब होते जब हिंदू भी रिटेलिएट करते, मारते। वो तो हुआ नहीं, पुलिस की तत्परता से वो रुक गया, नहीं तो तीसरा दंगा होता नागपुर का। लेकिन आप ये सोचिए कितनी जहरीली मानसिकता है कि लोग डिक्टेट कर रहे हैं पाकिस्तान से, लोग डिक्टेट कर रहे हैं बांग्लादेश से, उसके फॉलोअर का अकाउंट यहाँ फॉलो किया जा रहा है। और उसके बाद हमारे यहाँ के बैठे हुए सो कॉल्ड सेकुलर दल उसको कवर फायर देना शुरू करते हैं कि इंस्टिगेट किया गया, भड़काया गया, कुरान की आयतें जलाई गई। अरे कुछ नहीं जला था भाई साहब। ये सोच है, ये औरंगजेबी सोच है। और भी वीडियोस हैं जिसपे कहा जा रहा है कि रमज़ान, ये तो सिर्फ झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है, रमज़ान ख़त्म होने दो तब बताएंगे। तो इस सोच से, और ये सोच बहुत मजबूत हुई है 4 जून के बाद से, जब देश में लगातार अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। कभी ट्रेनों को डिरेल करके, पटरियों पर लगातार बोल्डर्स रख के, कभी संभल वाली घटना पुलिस एएसआई टीम पर अटैक कर देना, जिसमें कहीं से धर्म का कोई एंगल इन्वॉल्व नहीं है। वर्ल्ड कप जीतने के, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के जश्न मनाते हुए भीड़ पे हमला करना, और अब ये नागपुर। तो ये कहीं ना कहीं इस औरंगजेबी सोच को ख़त्म करना, इस मानसिकता को सोच ख़त्म करना सब भारतीयों के लिए ज़रूरी है, इसमें चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ और मैं मानता भी नहीं हूँ कि यहाँ पे इस हिंदुस्तान में 1% लोग भी औरंगजेब की औलाद हैं। लेकिन जो बच खुच गए औरंगजेब की औलाद, जिन्हें घुसलमान कहते हैं, मुसलमान नहीं घुसलमान, उनके मन में औरंगजेब घुसा हुआ है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके निकालना, पहचानने की जिम्मेदारी हिंदुओं की भी है, मुसलमानों की भी है। और तभी हम इसको रोक पाएंगे। नहीं तो ये गंगा जमुनी तहजीब, ये डायलॉग बाजी के लिए बहुत अच्छा है। हमने देखा है इस देश में कभी गंगा जमुनी तहजीब नहीं रही। जब मुगलों का शासन था तब भी लगभग 1 करोड़ हिंदू को मार दिया गया था। अकेले औरंगजेब के शासन में 25 लाख, जब पार्टीशन हुआ, फाइनल डे एक्शन कॉल दिया गया, 10 लाख से ज्यादा हिंदुओं को कत्लेआम कर दिया गया। लगातार दंगे होते रहे। तो गंगा जमुनी तहजीब की बात एक फालतू का लेपा पॉलिश करने के लिए ना करें। अब अगर सही में मुल्क को और इस देश को मजबूत रखना है
तो हिंदू मुसलमान दोनों को मिलकर अकाउंट्स बनाए गए अजय जी, अकाउंट्स बनाए गए और उन अकाउंट्स के जरिए अफवाह फैलाने की तैयारी थी कि भाई एक एडिटेड वीडियोस सर्कुलेट किए गए। ये सब अभी तक जो तफ्तीश में सामने आ रहा है, पुलिस कर्मियों का बयान है, उसमें ये सीधे आ रहा है कि एडिटेड वीडियोस डाले गए और झूठ परोसा गया। मैं पहले हाजी जी के पास जा रही हूं। जरा हाजी जी, जो बात ओवैसी साहब ने कही वो कैमरों ने कैद की, मैंने वो दिखाई कि कैसे आयतें लिखी थी, चादर जला दी गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जब मुख्यमंत्री सदन में ये बात बोलते हैं तो उस बात पर भरोसा करेगा हर व्यक्ति। तो अगर इसको परोस कर वहां पर आग और लगती, दंगा और भड़कता, तो कौन जिम्मेदार होता है इसका? देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वो एक बैरिस्टर हैं, वो जिस तरीके से बात उन्होंने रखी बिल्कुल सच्चाई रखी। कितनी वीडियो वायरल है, किस तरीके से उस चादर पे मक्का मदीना लिखा हुआ था, हरे कलर की वो चादर थी, उस पे आयतें लिखी थी, वो सच्चाई थी। सर, आपको ये भी पता है कितने डॉक्टर्ड वीडियोस चल रहे हैं? कितने डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्ड वीडियोस हैं हाजी साहब? मैं ये सिर्फ पूछ रही हूं, अगर सदन में राज्य के मुख्यमंत्री एक बयान दे रहे हैं, आप उस पर भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं? फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जिस तरीके से जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनके बयानबाजी और जो उन्होंने सदन में बोला है, हम उसको बिल्कुल भी, वो तो जिस तरीके का डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं, मगर हमने तो वीडियो देखी, हमने वहां के लोगों से भी पता किया। भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं हाजी साहब? सदन में मुख्यमंत्री ने झूठ बोला, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल उन्होंने झूठ बोला। अगर वो सच बोलते तो दंगा किसने किया, कितने दिन से माहौल बनाया जा रहा था औरंगजेब के नाम पर, उनकी कब्र को उखाड़ने के नाम पर, कार सेवा के नाम पर, उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नितेश राणा और जो उनके तीन राजा जो हैदराबाद से सांसद विधायक उनके आते हैं, उन लोगों ने किस तरीके की पूरा माहौल गरमाया, कैसे मुसलमानों को टारगेट करने का काम किया, किस तरीके से वहां पर जो है चादर को जलाया हरे कलर की, उसमें सब चीजें। ये सरकार पूरे देश को कश्मीर बना देना चाहती है। हाजी साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि सदन में अगर मुख्यमंत्री ने कोई बात रखी है तो उस बात पर भरोसा कीजिए। इस भरोसे को अगर आप हिलने देंगे तो यही तो चिंगारी लगा देता है। वही हुआ, वही वहां हो रहा है। आप यहाँ खुलकर बैठ के कह रहे हैं मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। सर, उनकी जिम्मेदारी है वहां का लॉ एंड ऑर्डर, उनसे सवाल है और इसीलिए उनकी जिम्मेदारी भी है। उनका घर वहां पर है, उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है। जब उन्हें पता था ये भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है उनकी, तो उन पर उन्होंने क्या करा? सर, यहाँ पर तो कोई और ही निशाना बनता हुआ दिख रहा है मुझे। यहाँ पर तो कौन निशाना बनता हुआ दिख रहा है, वो तस्वीरों में साफ है। आप कह रहे हैं कि कितना निशाना बना, कौन बन रहा है निशाना? यहाँ किसके चिन्ह देख देख कर हमला किया गया? सुनिए मैडम, 2014 के बाद से जो मीडिया है वो एक तरफा दिखाती है। चलिए, 2014 का नैरेटिव भी आ गया। 2014 के बाद नैरेटिव भी बदल चुका है। उनकी भी वीडियो दिखा दीजिए। सर, क्या अच्छा नहीं, मैं एक बार अजय जी मैं आ रही हूँ। अजय जी एक बार बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं डीजीपी सर को दिखाएंगी ना। सर, आपको लग रहा है कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है? आपको वो गालियां नजर नहीं आती, भद्दी गालियां जो भारतीयों को दी जा रही थी उन अकाउंट से जिनको फॉलो कर रहे थे ये दंगाई? और वो भारतीय जब गालियां जिन्हें भारतीयों को दी जा रही थी, तो वो भारतीय आप भी हैं, सिर्फ अजय आलोक नहीं है। देखिए मैडम जी, सिर्फ हर्षवर्धन जी नहीं, वो भारतीय आप भी हैं जिनको गालियां दी जा रही हैं भर भर कर। जो अच्छा सुनिए मैडम, जो हमारे देश के खिलाफ बोलेगा वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। लग तो नहीं रहा है सर, करता हूं और लग तो नहीं रहा है, इसके साथ खड़ा हूं। लग तो नहीं रहा है। आपके लगने से ना लग, देखिए मैडम, आपके लगने और ना लगने से कोई हल नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मुझे, मैं जानती हूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको, ये मैं जान रही हूं आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो दंगाई कैमरों में कैद हैं उनको जब आप एक तरह से सपोर्ट करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री गलत कह रहे हैं सदन के अंदर। मैं डीजीपी सर के पास एक बार जा रही हूं, फिर हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूं। डीजीपी सर, मुझे एक बात बताइए, मुख्यमंत्री अगर सदन में ये कहते हैं कि ऐसी कोई हरकत नहीं हुई जिसका हवाला दिया गया, मैं ये मानती हूं कि अगर कोई भी आम नागरिक है वो इस पर भरोसा करेगा और करना चाहिए। कुछ नेता इसको लेकर आगे बयान दे रहे हैं जिससे बहुत ज्यादा तनाव फैल सकता है। सर, तो चरिता जी, मैं कल अजय आलोक जी के बयान पर आरती के शो में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जी। जब उन्होंने कहा कि नागपुर पुलिस ने थोड़ी सी चूक की थी। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री सदन के पटल पे अगर बयान दे रहा है, उसमें विश्वास नहीं है, तो आपको किस पे विश्वास है? पाकिस्तान पे, बांग्लादेश पे, इंडोनेशिया पे, कहां पर विश्वास है? वो एक निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री हैं और आप उनको झूठ
और इस तरीके के तथाकथित क्वेश्चनेबल आप वीडियोस को आप शाश्वत सत्य मान रहे हैं। और जिस तरीके का हमने कहा, मान भी लीजिए अगर ये वीडियो, ये घटना हुई थी, आपके अधिकार था जाके पुलिस में एफआईआर लिखे, आपने नहीं लिखाई, आपने सोचा कि हम दंगा कर देंगे। लेकिन मेरा आह्वान होगा अजय आलोक जी, पुलिस को निष्क्रिय नहीं, मूक दर्शक नहीं बनना है। आपने 4 एसडीपीआई की जगहों पे अड्डे पे छापे मारे, हर जगह छापे मार करके आपत्तिजनक वस्तुओं और जो कृत्य हो रहा आपके सामने, मोटरसाइकिल पे देख लीजिए हुजूम इकट्ठा है, और इनके जूते पर नजर डालिए, ये जॉगिंग शूज पहने हैं, ट्रैक पैंट्स पहन के पूरी तैयारी में दंगा करने के। काश मैं तो ये चाहता था कि इनकी सेवा बड़ी कायदे से हो जाती और फहीम और टॉप 10 रिंग लीडर्स को भेजिए झांसी या एटा जेल उत्तर प्रदेश, जहां पर इनकी कायदे से इनकी जो है काउंसलिंग होगी, ये भूल जाएंगे दंगे की स्पेलिंग क्या होती है। जहां पर अभी आप लोग इनको होम्योपैथिक इलाज कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है, कायदे से इनका इलाज होना चाहिए था। इन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और कौन किसको धमकाएगा अभी इनको मालूम नहीं है, औरतें उठा ले जाएंगे। ये चुनौती की वजह, खैर कुत्ता मुझे काटे तो मैं कुत्ते को नहीं काटता हूं, लेकिन ये मैं जरूर कह दूंगा, इस तरीके के जो भौंकने वाले हैं और भौंकाने वाले हैं, सुचरिता जी उनका इलाज नागपुर पुलिस को अब महाराष्ट्र और नागपुर कुर्बानी मांग रहे हैं। इस तरीके की धमकी दबाने की बातें, वी आर ऑल प्राउड इंडियंस एंड एज प्राउड इंडियंस किसी को यह हक नहीं बनता कि हमारी महिलाओं के ऊपर या हमारे शासन, हमारे संविधान के ऊपर इस तरीके की उंगली उठाए या उसको चुनौती दे। चुनौती देंगे तो उसके दुष्परिणाम के लिए भोगने के लिए तैयार रहें। मैं एक बड़ा बयान दिखाना चाह रही हूं, उसके बाद मैं इस डिबेट को आगे बढ़ा रही हूं, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, वो कह रहे हैं आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, और आक्रांताओं का महिमा मंडन जो करता है वो देशद्रोह कर रहा है। ये देशद्रोह के जैसा है। देश ऐसे देशद्रोहियों को स्वीकार नहीं कर सकता है। महापुरुषों का सम्मान हर नागरिक का दायित्व है। मैं एक बार जरा योगी आदित्यनाथ का यह बयान सुनाना चाह रही हूं, जो कि कह रहे हैं औरंगजेब प्रेम इज इक्वल टू देशद्रोह। सुनिए जरा। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। स्वतंत्र भारत किसी ऐसे देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। अब हर्षवर्धन जी, मैं आपके पास आ रही हूं। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हिंसा हुई उसके परिप्रेक्ष्य में, उसको इस औरंगजेब को लेकर जो हंगामा हुआ, उसकी कब्र को हटाने को लेकर, मजार को हटाने को लेकर जो बयान हुए, उसके बाद ये पूरी हिंसा भड़की, ऐसा कहा जाता है। अब आप योगी आदित्यनाथ के बयान को कैसे ले रहे हैं? क्या औरंगजेब प्रेम इज इक्वल टू देशद्रोह? नहीं, मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि इस पर कोई चर्चा विवाद के तौर पर क्यों होनी चाहिए। इस पर चर्चा तो ये होनी चाहिए कि हाँ, अगर कोई इस देश में, इस देश की संस्कृति पर जिसने हमला किया, जो एक क्रूर आक्रांता के तौर पर जाना जाता है, उसकी विरासत की बात कैसे कोई कर सकता है? तो जाहिर है अगर ऐसे क्रूर आतंकी व्यक्ति के साथ कोई अपना रिश्ता जोड़ रहा है तो वो देशद्रोह जैसा ही। दुर्भाग्य ये है कि आज तक अबू आजमी पर समाजवादी पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। हर किसी को याद आ रहा है कि भाई क्यों विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ऐसा प्रदर्शन करते हैं। अब तो फहीम शेख पकड़ा गया है, अब वो जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो पकड़े जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी ठीक से होगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जरा सा भी कमजोरी करेंगे मुझे नहीं लगता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या राजनीतिक दल इतने गंभीर मसले पर राजनीति छोड़कर मूल मुद्दे पर जाने को तैयार हैं? इस पर बहस हो सकती है कि उसकी कब्र पड़ी रहे या ना रहे, और कब्र रहे भी तो उसकी कब्र पर कोई फूल डालने और कोई वहां इबादत करने तो जाने वाला नहीं है, और जा रहा है तो वो तो खतरनाक है। ऐसे में ये मांग अगर उठ रही है कि उसकी कब्र नहीं होनी चाहिए, कोई कहता है कि उसके जो भी पाप हैं, उसने जो जो आतंक मचाया है, जिसने जितने मंदिर तोड़े हैं, जितने टैक्स लगाए, जितने गैर मुसलमानों और मुसलमानों के साथ भी जो अत्याचार किए, उसकी फहरिस्त डाल दीजिए, तो इस पर बहस हो सकती है। लेकिन जो औरंगजेब के साथ खड़ा है वो देश विरोधी है, इसमें तो बहस नहीं होनी चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि नागपुर में जिस तरह से ये कोशिश की गई है, वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है, वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ये सब जानबूझकर ये किया गया है, और ये देवेंद्र फडणवीस सरकार की जिम्मेदारी है कि जितने भी इसमें जो आरोपी दिख रहे हैं, जो दोषी होने की तरफ हैं,
उन सब के खिलाफ कानूनी दायरे में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो कि दोबारा ऐसे कोई हिंदू मुसलमान के बीच में अशांति न कर सके। इस तरह से चुन चुन कर जो वहां निशाना बनाया गया वो दोबारा न हो सके। आपने जो बात कही है फराज साहब, मैं आपसे पूछ रही हूं, जो लोग वहां पर ये हिंसा कर रहे थे, जो लोग वहां पर औरंगजेब को लेकर नारे लगा रहे थे, हमने देखा वो भीड़ कैसे हिंसक भीड़ में तब्दील हो गई, क्या उन्हें देशद्रोही कहने का मादा रखते हैं आप? सुचारिता जी, सबसे पहले मैं आपके सवाल का बिल्कुल जवाब दूंगा। आपको पता है कि मैं भागता नहीं हूं। सबसे पहले तो अजय आलोक जी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया और मैं उनसे एक सवाल पूछूंगा। अजय भाई, ये बताइए, अभी आपने महू की घटना का जिक्र किया और आपने बोला कि वहां पर जब इंडियन क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियनशिप जीती थी तो उनसे कुछ लोगों का वहां पे क्लैश हुआ, पत्थर चले, झगड़ा हुआ, तो उन लोगों को आप किस कैटेगरी में रखते हैं? अभी आपने कुछ बोला था, मेरा कनेक्शन नहीं हो पा रहा, किस कैटेगरी में थे वो? ये सवाल मुझसे अजय आलोक से है। मुझे लगा कि आप डिबेट। हाँ जी, अजय जी और फराज जी को ले लीजिए। नहीं, फराज जी को मैं ये बता देता हूं कि मऊ की जो घटना थी जिसमें इंडिया के सेलिब्रेटिंग टीम पे पत्थर चलाए गए और मस्जिद के सामने से चलाए गए और नाराए तकबीर मस्जिद के अंदर पत्थर रखा गया, ऐसे लोग को देशद्रोही में नहीं कहूँगा। ये देशद्रोही से भी 4 कदम आगे की चीज़ है। इनको चिन्हित करके वापस बंद करना शुरू किया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। मैंने क्या बोला फराज भाई, बहुत जरूरी है कि मुस्लिम समाज अपने अंदर में ऐसे ऐसे लोग को औरंगजेबी सोच को आइडेंटिफाई करे, बहुत जरूरी है, जिनको भारत की जीत पे भी दिक्कत होती है। अरे सुचारिता जी सुनिए तो, अब सुनिए तो, आप सुनिए अजय जी, सुनिए। उसी मध्य प्रदेश में देवास में, ये द हिंदू की खबर है, मैं आपको डेट बता दे रहा हूं, 13 मार्च 2025। उसी मध्य प्रदेश में देवास में जब इंडियन क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियनशिप जीती थी तो नेशनलिज्म की को धार बना करके कुछ लोग वहां पर सेलिब्रेट कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। और उन लोगों ने अजय जी पुलिस के ऊपर हमला किया, कोतवाल को लगभग मारपीट की और पुलिस ने 9 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया। और 2 लाइन में आपको पढ़ा करके बता दूं कि 9 पीपल वर अरेस्टेड फॉर क्रिएटिंग रक्स and clashing with the police personnel while celebrating India's victory in the ICC Championship Trophy on Sunday। तो पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया, जो लोग वहां पर हुल्लड़ कर रहे थे, जो लोग पुलिस से झगड़ा कर रहे थे। तो ये पुलिस भी वहां की देशद्रोही है क्या? अजय जी जवाब दीजिए इस बात का। मतलब अगर इंडियन क्रिकेट टीम जीती, सेलिब्रेट करने और हुड़दंग मचाने में अंतर है। सहारनपुर में भी बात को डाइवर्ट मत कीजिए, आप डाइवर्ट मत कर रहे हैं, डिबेट पूरा डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपका मकसद समझ रहा हूं, मैं आपका मकसद फराज भाई बहुत अच्छे से समझ रहा हूं। लीपापोती चालू हो गई, सुचरिता जी लीपापोती हो रही है, क्योंकि यही हरकत सहारनपुर में हुई थी, वहां भी पुलिस ने अरेस्ट किया था। पुलिस के ऊपर मैंने एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा, देखिए जी के पास जाऊंगा, इंतजार कर रहे हैं। नहीं फराज साहब, मैंने ये कहा कि क्या ये जो भीड़ वहां पर हिंसा फैला रही थी, इन्हें देशद्रोही कहने का मादा आप रखते हैं? सवाल मेरा ये था। मैं वहां पर वो हिंसा देख रही हूं सर, जो घर जलाए गए, जो गाड़ियां जलाई गई, जो लोगों के रोते हुए वीडियो आए हैं जो कह रहे हैं कि हमने क्या किया था ऐसा कि हमारे ऊपर इस तरह की हिंसा बरपी। सुचारिता जी सुनिए, अब आप मादे की बात कर रही हैं तो सुनने का जरा मादा रखिए। हाँ। चाहे दंगा जो कहाँ हुआ था अभी, ये क्योंकि नागपुर में, सर नागपुर में चाहे दंगा हुआ हो, हाँ, और वहां पर लोगों के मकान दुकानों में आग लगाई गई हो, लोगों को मारा गया हो, उसके जो भी रीजन रहे हो, या दंगा बहराइच में हुआ हो जहां दुकानों में आग लगाई गई हो और मकानों को जलाया गया हो, जहां भी दंगा होगा उसकी हम मजम्मत करते हैं और हम ये मादा रखते हैं सुचारिता जी कि जो ये लोग दंगा कर रहे हैं वो डीजीपी सर बैठे हुए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अजय आलोक जी के मादा है, आप सिर्फ इन दंगाइयों पर बोल नहीं पा रहे हैं फराज जी, इनके मादा है, पूछिए आप सिर्फ दंगाइयों पर, इन तस्वीरों पर बोल नहीं पा रहे हैं फराज साहब। मैं तो जानती हूँ आप खरी खरी बोलते हैं, आज आप बोल नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी के साथ मिलकर जो कर रहे हैं, ये जो लोग नागपुर में कर रहे थे, सिर्फ इन पर नहीं बोल पा रहे हैं। मैं एक बार अतिकुर जी के पास जा रही हूँ। नहीं, आप ये बोल रहे हैं जो बीजेपी के साथ मिलकर कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं
कि जो दंगा कर रहे हैं, जिन्होंने गाड़ियां जलाई, अतिकुर साहब जिन्होंने गाड़ियां जलाई, उसमें मैंने कहा कि जिस तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स आए अतिकुर साहब, शर्मनाक हैं जो बातें कही गई। जो लोग इस तरह के अकाउंट्स को फॉलो करते हैं, इनको प्रोपोगेट करते हैं, आगे दूसरों को फॉरवर्ड करते हैं, ये क्या मानसिकता है? अपने भारतीयों को गाली दे रहे हैं बाहर बैठे लोग, और ये लोग वाहवाही कर रहे हैं। शर्मनाक है। सुचारिता जी, मैं आपकी अदालत से गुजारिश करता हूं कि जितने भी दंगाइयों को इस तरह के वीडियोस में आपने चिन्हित किया है, उनको पुलिस ऐसी कड़ी सजा दे जो आगे आने वाले दिनों में ये एक एग्जाम्पल बन जाए और कोई हिम्मत नहीं करे इस तरह के दंगे करने में। अब आपकी तुच्छ अदालत के सामने अगर मैं उच्च अदालत का फैसला रखने का एक रेफरेंस देना चाहूंगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 महीने पहले हेट स्पीच के मुतालिक ये बात कही थी कि स्टेट डीजीपी बगैर सरकार की अनुमति के एक्शन ले सकती है। तो हमारे माननीय विक्रम सिंह जी से मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री ने जो औरंगजेब की कब्र को लेकर स्टेटमेंट दिया था, वो हेट स्पीच में आता है? और अगर आता है तो उनके खिलाफ स्टेट डीजीपी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? सुचारिता जी, मुख्य आरोपी अगर कोई है नागपुर वायलेंस का, तो वो हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी हैं। उन्होंने हेट स्पीच की, उस हेट स्पीच के बदअमल ये सारा के सारा वायलेंस हुआ। स्टेट डीजीपी ने सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करते हुए स्टेट चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन मैं भी एक बात बोलती हूँ, बजरंग दल ने जो प्रोटेस्ट आपकी उच्च सोच से जो उच्च वाणी मुझे सुनाई पड़ी, आपकी जो उच्च सोच से जो उच्च वाणी मुझे सुनाई पड़ी, उसमें औरंगजेब से प्रेम सबसे बड़ा, आपके हिसाब से औरंगजेब से नफरत सबसे बड़ी समस्या थी। जो लोग दंगा करने सड़क पर उतर आए, जिन्होंने गाड़ियां जला दी, वो समस्या नहीं थी, वो हिंसा भी समस्या नहीं थी, वो मानसिकता भी समस्या नहीं थी। ये उच्च सोच आपकी बता रही है। आपकी उच्च सोच ये बता रही है कि मुख्यमंत्री औरंगजेब के प्रति क्यों अपनी नफरत दिखा रहे थे, लेकिन दंगाई कुछ गलत नहीं कर रहे थे। अतिकुर साहब, महाराष्ट्र के लोगों ने हमारे चीफ मिनिस्टर को कब्रों को उखाड़ने या बनाने के लिए इलेक्ट नहीं किया है। महाराष्ट्र की अस्मिता, महाराष्ट्र के लोगों को अच्छी नौकरियां, उनको एजुकेशन और पूरे सर अग्रीड है बस अड्डे के ऊपर सर अग्रीड है। लेकिन सर, जब आप ये बोलते हैं ना अतिकुर रहमान साहब, जब आप ये बोलते हैं ना, तो आप डिफेंस दे रहे हैं, आप ये डिफेंस दे रहे हैं इन दंगाइयों को कि ये दंगा तो इसलिए हो गया क्योंकि मुख्यमंत्री ने औरंगजेब के लिए कह दिया था। अरे भाई, औरंगजेब की अलग करने के लिए बैठे हैं क्या आप ये मुझे बता रहे हैं कि दंगाइयों को कवर फायर कैसे दी जाती है? आपने मुझे ये बता दिया, दंगाइयों को कवर फायर कैसे दी जाती है? डीजीपी सर, उनका सवाल आपसे था, आप जवाब देना चाहेंगे? केवल एक लाइन है सुचरिता जी, मैं अतीकुर रहमान साहब की, फराज साहब की बड़ी इज्जत करता हूं। ये बड़ी माकूल और इंसाफ पसंद बात करते हैं। हमारे ना इत्तेफाकी औरंगजेब और उसकी क्रूरता से है और हमेशा रहेगी। लेकिन अतीकुर रहमान साहब की बात मैं ये कहूंगा कि किसी की कब्र पे या किसी की लाश की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, और अगर बेहुरमती होती है तो वो मुनासिब नहीं है। हम लोग फांसी में भी चलाते थे, बाद में लाश पे, हत्यारे की, बलात्कारी को, बाद में लाश को सैल्यूट करते थे। वो ठीक है, उसने जो किया उसकी सजा उसको मिली, लेकिन लाश की बेइज्जती करना ये सब समझते। हम तो पाकिस्तानी सोल्जर्स को भी मारते थे, लेकिन बड़ी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ उनकी लाशों को वापस भी करते थे। तो ये एक चीज है, हमारी ना इत्तेफाकी पाकिस्तान के दर्शन से हो सकती है, औरंगजेब की फिलॉसफी से है, जो कि हमेशा रहेगी, उस पर माफी को कोई खाना नहीं है। लेकिन औरंगजेब और औरंगजेबियत दोनों में फर्क समझ लें। लाश किसी की भी हो, बेइज्जत करने का हमें अख्तियार नहीं है। मेरा सिर्फ छोटा सा यही एक मसला था। अब मैं चाहूंगा कि फराज साहब इस पर रोशनी डालना चाहें तो जरूर बताएं, हम लोगों की सरपरस्ती करें कि ये कानूनन भी जुर्म है और इंसानियत के तौर तरीके से भी ये। मैं एक बार अजय जी से पूछ रही हूँ, अजय जी, जब आरएसएस से बयान आ रहा है कि औरंगजेब प्रासंगिक नहीं है, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूं क्योंकि ये बयान अभी जो अतीकुर रहमान साहब ने सीधे वो देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने दंगा भड़का दिया।
औरंगजेब पर बयान देने की क्या जरूरत थी? आरएसएस कह रहा है प्रासंगिक नहीं है औरंगजेब। आरएसएस बिल्कुल सही कह रहा है, औरंगजेब प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि इस देश के 99% मुसलमान कन्वर्टेड है, हिंदू से कन्वर्टेड होकर मुसलमान बने। मुगल की औलाद नहीं है इस देश के मुसलमान। इसी बात की तो लड़ाई हो रही है कि औरंगजेब को अपना आदर्श कैसे मान लिया, अपना आराध्य कैसे मान लिया। मीर बादशाह औरंगजेब, पता नहीं क्या वल्लाह सल्लम, क्या क्या उनको नाम दे रहे हैं। औरंगजेब से इस देश का मुसलमान अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे कर रहा है? लड़ाई तो इसी बात की। अब मैंने आपको ओपनिंग में बोला था कि अभी बातचीत होगी, सब कोई गंगा जमुनी बोलेंगे, उसका लगाने लगेंगे फिर गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर पॉलिश, और उन दंगाइयों को डिफेंड करने के लिए। आपके तीनों प्रवक्ता हैं जो विपक्ष में हैं, किसी ने एक लाइन में कहा कि ये जो दंगाई हैं इनको इतना मारना चाहिए कि इनका दिमाग सही हो जाए, एक भी नहीं बचना चाहिए, और ऐसे ऐसे लोगों को चुन कर आइडेंटिफाई करना चाहिए समाज में। नहीं कहा। क्यों? इनको लगता है कि सारा समाज ऐसे ही यही सोचता है। इनको ये लगता है इस देश के मुसलमानों की बेइज्जती करते हैं ये लोग। ये मुसलमानों की सोच नहीं है, औरंगजेबी सोच है, ये तालिबानी सोच है। हमारे घर से लड़कियां उठा के ले जाएंगे, जैसे कश्मीर में किया था रालिब गालिब चालिब, और उसका ये समर्थन कर रहे हैं बैठ के। इस बांग्लादेशी के खिलाफ भी एक शब्द नहीं बोल सकते ये लोग, नपुंसक हैं ये। ये बांग्लादेशी के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं क्या? वैचारिक नपुंसकता आ चुकी है लोगों में। नहीं, मैं उन बयानों को देखकर हैरान थी जो सोशल मीडिया पोस्ट है, और मैं इसको लेकर कई बार विचार करती हूं कि जो हेटफुल पोस्ट्स होती हैं, खासकर जो भारत को टारगेट करती हैं, ऐसी पोस्ट का समर्थन करने वाले, फॉलो करने वाले कौन भारतीय हैं? ये तो अपने आप में दिखाता है कि जो भारतीय ऐसी पोस्ट को फॉलो कर रहे हैं उनकी मानसिकता क्या है भारत को लेकर। मुसलमान हैं, भारतीय मत बोलिए कि सुचेता जी भारतीय मत बोलिए, बोलिए ऐसे कौन मुसलमान है इस देश में? फराज साहब जवाब देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा। अभी एक तो डॉक्टर अजय आलोक को मैं पढ़ा लिखा आदमी मानता हूँ, सभ्य आदमी मानता हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि ये सब नपुंसक हैं। बहरहाल जो आपकी ट्रेनिंग है, आप वो सारी लैंग्वेज यूज करिए। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा कि एक डिबेट में मैं और शहजाद, मैंने बोला वैचारिक नपुंसकता आ गई आप में। नहीं, उससे सही बात तो बोल नहीं पा रहे हैं। उससे पहले वैचारिक नपुंसकता दोनों में बहुत अंतर है। इट्स फाइन अजय भाई, इट्स फाइन। उससे पहले आपने नपुंसक बोला था, लेकिन ठीक है, इट्स फाइन। वो आपकी पार्टी के ख्यालात होंगे, मुझे उससे नहीं। अच्छा, एक बात और एक बात उसके बाद आप मेरा जवाब दे दीजिएगा। बस एक बात और बोलता हूँ, ये हर बात पे बस 10 सेकंड मुझे दीजिए, 10 सेकंड। मैं कहना हूँ जो हर बात पे कहते हैं ना आप लोग कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है इस देश में, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ये कहना बंद कर दीजिए। 1947 में 8% से अभी तक 18% हो गए। अगर टारगेट करते हैं ना पाकिस्तान की तरह, बांग्लादेश की तरह, तो 8% से जगह 1% भी नहीं रहते अभी। इसलिए ये बात कहना बंद कर दीजिए कि टारगेट किया जा रहा है। अरे टारगेट तो हिंदुओं को किया गया, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो। 8 से 18% हो गए, सब काम कर रहे हो, खुलेआम दंगा कर रहे हैं। बहुत जो बहुत आए थे उसको पीट भी दे रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम लोग को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो तस्वीरें आई हैं इसमें जांच हो रही है, और इस जांच के बाद जो तथ्य निकल रहे हैं वो इससे भी भयावह हो सकते हैं जो अभी सामने आए हैं। मैंने तो सिर्फ एक पोस्ट का जिक्र किया है, लेकिन ऐसी कई और पोस्ट हो सकती है, क्योंकि पुलिस कह रही है जिन अकाउंट्स को हम खंगाल रहे हैं उसमें ऐसी कई विवादास्पद बातें सामने आ रही हैं। तो इसके बारे में सोचिए। लेकिन सिर्फ एक हिंसा यही नहीं हुई है, एक हिंसा पंजाब में भी हो रही है। मैं जरा उस पर जाऊंगी। बॉर्डर बंद होने से, हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। एक साजिश के तहत पूरी किसानी पे हमला पंजाब में किया जा रहा है। आपको एक तस्वीर दिखा रही हूं, तस्वीर पंजाब की है, और हैरानी आपको इसलिए होगी क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन ये जो बुलडोजर हटा रहा है ये किसानों के वहां पर तंबू हैं जिन्हें हटा रहा है। ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, पंजाब में किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, पंजाब में किसानों को खदेड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें पंजाब से आ रही है, शायद यही वजह है कि विपक्ष का कोई नेता इस पर बोल नहीं रहा है। आपको याद है दिल्ली की तस्वीरें, जब किसान बॉर्डर्स घेर कर बैठे हुए थे, तब कैसे विपक्ष के नेता वहां पहुंच रहे थे? जरा दिखाइए तस्वीरें। दिल्ली में
जब वहां पर किसान बॉर्डर पर बैठे थे तो वहां पर बड़ी संख्या में नेता पहुंच रहे थे और अरविंद केजरीवाल, जिनकी पार्टी की सरकार पंजाब में है, वो दिल्ली में किसानों को मिलने जा रहे थे। जरा वो तस्वीरें चलाइए। दिल्ली में किसानों से मिलने अरविंद केजरीवाल तब जाते थे, लेकिन आज जब पंजाब में घेर रहे हैं तो पंजाब में उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी तो उस समय विलेन थे, नरेंद्र मोदी ने उस समय किसानों पर लाठियां चलवा दी, यह विपक्ष कहता था और कहता था कि अन्नदाता का कोई सम्मान नहीं है। लेकिन आज पंजाब में अन्नदाता के ऊपर लाठियां भी चल रही हैं और बुलडोजर भी चल रहा है। और दलील क्या दी जा रही है? आतिशी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, वो कह रही है कि यहां पंजाब में जो किसान बॉर्डर घेर के बैठे हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं पंजाब की, इसीलिए हम ऐसा होने नहीं दे सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो पहले कहते थे कि किसान अन्नदाता है, विपक्ष पूरा का पूरा कहता था किसान अन्नदाता है, आज देखिए कैसे पंजाब में बॉर्डर पर किसानों को खदेड़ा जा रहा है। जरा किसानों को खदेड़ने की तस्वीरें दिखाइए चेतन, कैसे उन्हें उठा उठाकर वहां से खींच कर ले जाया जा रहा है। वो तस्वीरें जरा स्क्रीन पर चलाइए। मैं इसलिए ये पूछ रही हूं क्योंकि हर्षवर्धन जी अगर हमारे साथ हैं, जरा उन्हें स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए किसानों पर लाठीचार्ज की। हर्षवर्धन जी, ये क्या हो रहा है? नरेंद्र मोदी तो विलेन थे, वो किसानों पर, अन्नदाता पर जुल्म ढाते थे, ये क्या हो रहा है पंजाब में? देखिए सुचेता, तुलसी बाबा बहुत पहले लिख गए हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये दोनों के लिए लागू है, इन अराजक तथाकथित किसान नेताओं के लिए भी, और जो ये प्लास पेचकस लेकर राघव चड्ढा से लेकर अरविंद केजरीवाल तक दिल्ली बॉर्डर पर इन अराजकतावादियों को इंटरनेट, बिजली, पानी, टैंकर, सुविधा, जाने क्या क्या जो दे रहे थे, वो भी। मैं ये जो कार्रवाई हुई है ये इतने दिनों तक क्यों नहीं हुई, मैं वो सवाल खड़ा कर रहा हूं। मैं आम आदमी पार्टी की आलोचना करने के लिए आज नहीं बैठा हूं सुचेता, और मैं बड़ी स्पष्टता से कहूंगा कि जो आम आदमी पार्टी ने किया है उनके चरित्र का दोहरापन है, वो बेईमानी करते रहे। कहा था एक एक दाना कनक खरीद लेंगे, एक एक दाना क्यों नहीं खरीदा भाई भगवंत मान की सरकार ने? और बाकायदा ये जो किसान नेता कहते हैं खुद को, साल साल भर ये आंदोलन करते रहते हैं, किसानी कब करते हैं, कौन सा मॉडल दिया, कितने किसानों का भला कर दिया, कुछ पता नहीं। 2013 के पहले जो राहुल गांधी कहते थे कि हम मॉडल लेकर आएंगे, जाकर पंजाब में बाकायदा कहा था कृषि कानून का, उसके बाद पलट जाते हैं। ये देश इस तरह से जो राजनेता अपने कहे से पलटते हैं उससे ज्यादा परेशान। लेकिन जब इस तरह की अराजकता को समर्थन दिया जाता है, और हमने वो भी देखा था, लाल किले पर चढ़ गए थे, आईटीओ पर जो कुछ हुआ था, एक बच्चे की जान तक चली गई थी, पूरी दिल्ली को तमाशा बना दिया गया था। अभी भी पंजाब की बर्बादी में कसम वसूली हो रही है, टोल टैक्स का पूरा ब्लैकमेलिंग चल रही, टोल बंद करा दिया, वहां बैठ गए तथाकथित किसान नेता के नाम पर वसूली शुरू कर दी। अजय जी, गांव के रास्ते बोलते नहीं है, वसूली शुरू कर दी। मैं अजय जी से पूछ लेते हैं। अजय जी, अजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, ये तस्वीरें आपने देखी है पंजाब के किसानों को कैसे खदेड़ रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है? जी देखिए, बिल्कुल देखिए, नरेंद्र मोदी, मैं तो आपको याद हो हम पहले ही कहते थे कि ये बी टीम 2011 में एक सीन चल रहा था जिसमें सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज थी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, और केजरीवाल जी थे, अन्ना हजारे थे, राजनाथ सिंह जी थे, और नायडू साहब थे इनके। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इन्हीं की बी टीम है। अच्छा, नरेंद्र मोदी में और केजरीवाल में फर्क क्या है? नहीं, नरेंद्र मोदी जी में और केजरीवाल में फर्क क्या है? दिल्ली में जिस वक्त चाइना कीलें लगा दी, चाइना बॉर्डर पे लाल आंखें दिखा दी, पत्थर कील और पूरे बुलडोजर सारी चीजें दिल्ली में लगाई थी जब मोदी जी ने, तो मोदी का अनुकरण पूरा देश कर रहा है, उसी का अनुकरण केजरीवाल कर रहे हैं। तो उन्हीं के, एक वो देश के राजा है, ये छोटे राजा है, उन्हीं का काम ये करें, उन्हीं से। सर, डायनामिक्स कैसे बदल जाती है कितनी जल्दी? दिल्ली के चुनावों में बदली, अब वो बी टीम बीजेपी की हो गई, बीजेपी के कहने पर सब काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो किसानों पर इसी तरह से बुलडोजर चला रहे हैं जैसे कि हमारा। देखिए, कांग्रेस का स्टैंड, सुचेता जी सुन लीजिए, कांग्रेस का स्टैंड और राहुल गांधी का स्टैंड
स्टैंड और अजय वर्मा का स्टैंड उस वक्त भी किसानों के साथ था, आज भी किसानों के सर साथ है, किसानों के और साथ कल भी जो किसानों के स्टैंड है साथ वो तो दिखना चाहिए, अभी मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं बड़ा क्लियरली देख पा रही हूं कि किसानों को खदेड़ा जा रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, लेकिन विपक्ष के नेता मौन है, चुप है। कब जाएंगे वहां पर अपना डेलीगेशन लेकर, हम इसका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में तो बहुत बोला, पंजाब में बहुत चुप्पी है। मेरे पास महाभारत पे तय समय था, बहुत बहुत लोन मिली